that is weekend conference, and date is today 13th October 24. Our group name is Finvestors Yashashvi Bhava, through which we simplify your finances. Subject for today is changing trends. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और ये पूरा एनालिसिस जो है, इस एनालिसिस के दौरान अगर कोई भी स्टॉक का नाम अगर डिस्कस होता है मेरे या कोई भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी एसेट में ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। तो सबसे पहले हम आते हैं फाइनेंशियलाइजेशन पे। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन क्या है? तो थोड़ा हम देखेंगे कि क्या पैटर्न रहा है कुछ पुराने टाइम का। सो कंट्री हैज सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन बिहेवियर, हाउ फेलो सिटीजन इन्वेस्ट दियर कैश सेविंग्स। तो कैश सेविंग्स कहने का मतलब है कि जो उनको स्पेंड करने के बाद जो उनके पास जो सेविंग बचती है, उसको स्पेंड करने का, उसको इन्वेस्ट करने का बिहेवियर में काफी बड़ा चेंज आया है। जो कि हम एक डेटा है हमारे पास, उसको देखते हैं। ये सामने आपके जो डिस्प्ले हो रहा है, ये डेटा है। अगर मैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो इंश्योरेंस, जो कि एक्चुअल में सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट हम हमारा माइंडसेट ऐसा है कि उसको लोग सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काउंट करते हैं। आगे एक्सप्लेन करूंगा वो एक्चुअली क्या है, क्या दिक्कत है उसमें। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, पेंशन, म्यूचुअल फंड, इक्विटी। ये जो अभी सामने आपकी जो परसेंटेज है, ये केवल जब आपने सारा स्पेंड कर लिया, उसके बाद जो आपके पास कैश सेविंग बचा है, उसका बाइफरकेशन है 2014 में क्या था और 2024 में, 10 सालों में क्या चेंज आया है। तो आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस, जो कैश सेविंग बचती थी सिटीजन्स के पास, तो उसमें से 23% हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट गिनते थे, आज भी गिनते हैं, जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो 23% स्पेंडिंग वहां हो रही थी, जो कि आज भी 21% है। थोड़ा ही चेंज हुआ उसमें। 10 सालों में केवल 8.7% का नेगेटिव चेंज है। वहीं फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो वो 33% से 23% आया है, जो कि एक काफी बड़ा चेंज है। 30% का चेंज आया है। अगेन, सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की जो आदत थी पहले लोगों को, वो आदत अब थोड़ी सी कम हो गई है। और करेंट अकाउंट में भी लोग फालतू के पैसे नहीं रखते हैं। वहीं हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन पहले 7% कंट्रीब्यूटर था, आजकल एनपीएस आने से उसका परसेंटेज बढ़ गया है, वो 12% हो गया है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो पहले 5% जो आपकी सेविंग का जो हिस्सा था वो म्यूचुअल फंड में जा रहा था, जबकि आज वो 11% जा रहा है। वहीं आज से 10 साल पहले 7% इक्विटी का हिस्सा, इक्विटी में आपका हिस्सा जा रहा था, जो कि आज 14% जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे के तीन जो रोज हैं, पेंशन, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, इसमें काफी ड्रास्टिक चेंज है। जबकि ऊपर के जो इंश्योरेंस, एफडी, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट जो देख रहे हैं, वहां पे निगेटिव चेंज है। अब इसमें रीजंस क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी दो तरह की है, एक इंडोमेंट पॉलिसी है, फिर एक टर्म पॉलिसी है। अब ज्यादा नहीं जाएंगे, आप एक बार सर्च कीजिएगा इंडोमेंट पॉलिसीज क्या होती है। एक्चुअली आपको जो एजेंट होते हैं, आपको वो आपको रिटर्न दिखाते हैं आज से 25 साल के बाद, आज से 30 साल के बाद। और फिर ना, हम उसको ना एक इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट करते हैं, वहां पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। मैं कभी उसका मैथ्स करके आपको दिखाऊंगा कि कितना उसमें नुकसान होता है हमें, और हम सेम इंश्योरेंस को उससे कम पैसे पे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एफडी में, सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में एक ट्रेंड चेंज हुआ है, खासकर कोविड के बाद तो बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि वहां से जो मेजर पैसा है मूव करके नीचे वाले तीनों की तरफ आया है। और जो बैंक के पास जो पैसे थे, वो जो मूव हुआ है, उसके चलते बैंक को कासा ग्रो करने में दिक्कत हो रही है। कासा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो ग्रो करने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते बैंक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि 42% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग, मतलब डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ये टोटल मिला के
जो ये सेविंग है, 42% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग आर स्टिल इन द बैंक। जो कि और नीचे वाले तीन जो कॉलम्स हैं उसकी तरफ मूव करने के चांसेस है। जो नीचे के तीन रो हैं, पेंशन, म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी, इसकी तरफ मूवमेंट के चांसेस इसमें दिखते हैं। टर्म पॉलिसीज विल रिड्यूस इंडोमेंट कैप्चर। इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे है, जो इंडोमेंट पॉलिसी है, जो कि आपको दिखाते हैं कि आपको रिटर्न में अगले 20 साल के बाद इसका 2-3 टाइम्स मिलेगा। 20 साल के बाद 2-3 टाइम्स बहुत बड़ी रकम होती ही नहीं है। तो टर्म पॉलिसीज के इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा वहाँ चेंजेस आना शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि टर्म पॉलिसीज के कैप्चर से इंडोमेंट पॉलिसीज, जो कि हम इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, थोड़ा घटना शुरू हो, जिससे कि नीचे वाले तीनों रो को बूस्ट मिले और ज्यादा। राइजिंग इनकम विल बी अ बूस्टर फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। तो इनकम भी बढ़ रही है। ये तो है कि जो आज की एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सेविंग्स है, आगे जाके अगर इनकम राइज हो रही है तो उससे भी पैटर्न जो है फॉलो यही होगा कि जहाँ हाई यील्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी तरफ लोग ध्यान देंगे। तो इसी फाइनेंशियलाइजेशन में हम आगे बढ़ के देखते हैं। ये तो हमने जो अभी पढ़ा उसको देखा कि ये जो हमारी सेविंग होती है, जो हमारे एक्सपेंडिचर के बाद जो आखिरी में हमारे हाथ में बचता है, उसको हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसका तरीका था। वो 10 साल पहले का और अभी के डेटा के बीच का जो फर्क था वो हमने देखा। अभी जो हम देखेंगे, जो हमारे सिटीजन्स का जो टोटल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस हिसाब से है, मतलब उनका पूरा टोटल वेल्थ कहाँ लगा हुआ है, उसको हम देखते हैं आज के सिनेरियो में। तो प्रॉपर्टी में हमारा 51% पैसा लगा हुआ है हमारे टोटल वेल्थ का। गोल्ड में 15%, बैंक डिपॉजिट में 13%, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में 6%। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां ज्यादा दिख रहा था, वो हमारे सेविंग का, कैश सेविंग जो बचती है हमारी, सब कुछ एक्सपेंडिचर खत्म होने के बाद उसका परसेंटेज था। ये हमारे टोटल वेल्थ का परसेंटेज है। फिर पेंशन 6%, इंश्योरेंस 6%, एंड कैश इन हैंड जो हम घर में रखना चाहते हैं, दैट इज 3%। तो जो प्रॉपर्टी में जैसे जैसे यील्ड रिटर्न्स कम हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके चलते हो सकता है कि रिड्यूस हो ये परसेंटेज प्रॉपर्टी में लोगों के इन्वेस्ट करने का। गोल्ड में चेंज होगा ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सेंटीमेंट जुड़ा होता है गोल्ड से। जिन्होंने अपनी शादियों में गोल्ड खरीदा है, या फिर कोई अगर पूजा में या कुछ अलग किसी ओकेजन पे गोल्ड खरीदा है, तो उसको बहुत ही मुश्किल है उसको रिडीम करना। बैंक डिपॉजिट आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, और बैंक जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसे उनके पहले से बहुत कम हो गए हैं, जो कि वैसे भी बैंक को ग्रो करने में दिक्कत हो रही है अभी। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में 6% है। ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। पेंशन जो है ये मेंटेन होगा, मे भी बढ़ेगा भी, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, इसमें एनपीएस जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो पहले के ट्रेडिशनल पेंशन से, पेंशन फंड से अभी में जाके चेंजेस हैं। इंश्योरेंस जो है ये टर्म पॉलिसी के इंट्रोडक्शन से हो सकता है डिक्रीज हो, लेकिन अगर लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराना शुरू करते हैं तो फिर ये वहीं का वहीं रह जाएगा। तो वैसे भी बहुत कम परसेंटेज जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले की संख्या अभी भी ज्यादा है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस परसेंटेज चेंज नहीं होगा, मे बी थोड़ा बढ़ भी जाए, जो कि अच्छा ही है अगर हेल्थ इंश्योरेंस लें। लेकिन फिर भी अगर टर्म पॉलिसीज लेते हैं लोग इंडोमेंट पॉलिसी की जगह पे, और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, उसके चलते भी इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन जो है आगे जाके थोड़ा कम हो सकता है। एंड कैश इन हैंड इसमें कोई मेजर इफेक्ट नहीं दिखता है आगे जाके। सो 66% ऑफ इंडियन हैव दियर वेल्थ इन प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। आप ऊपर के दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 66% इंडियन की का टोटल वेल्थ जो है ये प्रॉपर्टी और गोल्ड में ही अभी तक है। डाइवर्सिफिकेशन में लीड एक्सपोजर टू इक्विटी। अगर आगे जाके लोग इसको डाइवर्सिफाई करते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा हम हाई रिटर्न की तरफ भी जाके देखें एक बार, जो कि पिछले डिकेड में हुआ है, और वो ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे करके, जैसा कि आपने पिछले वाले अभी डेटा में देखा। तो इक्विटी में और ज्यादा एक्सपोजर आने के चांसेस हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी हैज मोर एक्सपोजर इन इक्विटी। जैसे जैसे हम अभी अभी नंबर 5वीं इकोनॉमी है और लगभग चौथी इकोनॉमी के आसपास खड़े हैं। कभी भी आपको न्यूज़ मिल सकती है कि हम चौथे हैं, या पता नहीं, मैंने अभी अपडेट नहीं किया है कि एक्चुअल में क्या हमारा जीडीपी चल रहा है। आज के डेटा के साथ मैं नहीं हूँ। फिर भी चौथे 5वें पे हम चल रहे हैं अभी। 4 ट्रिलियन तो हो चुके हैं, ये अपडेट है मेरे पास।
तो जैसे जैसे इकोनॉमी, जो मेजर इकोनॉमीज हैं हम उनकी बात करें, तो वहां पे इक्विटी में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, अपनी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अगर हम यूएस की बात करें तो हमसे बहुत ज्यादा है, वो 40-50 के आसपास है, ज्यादा ही 50 के आसपास होंगे ऑलमोस्ट। चाइना की बात करें तो वो थर्टीज में होंगे मे बी, और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो भी थर्टीज में होंगे, हमसे बहुत आगे हैं। तो अगर हम उस तरफ मूव करते हैं तो ये पैटर्न भी मूव होगा। ऐसा हमेशा हुआ है, चाहे कितने भी कंजर्वेटिव सिटीजन्स रहे हो, लेकिन जब एक बार थोड़ा ओपन इकोनॉमी होती है और थोड़ा ओपननेस आती है इकोनॉमी में, तो ये चीजें देखी गई हैं, जो कि यहाँ भी कोई डिफरेंट होगा ऐसा लगता नहीं। फिर हम आते हैं स्पेंड एनालिसिस पे, कि कहाँ कहाँ पे स्पेंडिंग होती है। तो कंपैरिजन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड विद सम एडवांस इकोनॉमी। तो हम देखते हैं यहाँ पे यूएसए, चाइना एंड इंडिया, आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल पे यूएसए में जो पेनिट्रेशन है, तो ये पेनिट्रेशन एक्चुअली, ये इसको स्पेंडिंग कहना गलत होगा, दिस इज पेनिट्रेशन। तो यूएसए में 81% लोगों के पास ऑटोमोबाइल की फैसिलिटी है उनके घर में अवेलेबल। ठीक है, ये अगर चाइना की बात करें तो वहाँ 15 है, अभी भी वहाँ पे काफी बड़ा स्कोप है। इंडिया में केवल 4% लोगों के पास है। आउटबाउंड ट्रिप्स की बात करें तो यूएसए में 42% लोग ईयरली, चाइना में 9%, इंडिया में 6%। एयर कंडीशनर की बात करें तो 90% जो घर है उनके कमरे हैं वो फुल्ली एयर कंडीशनड है यूएसए में, चाइना में 60% है। हम अभी 8% पे है, आज से 2 साल पहले 6% पे थे। रेफ्रिजरेशन में यूएसए 100% हाउस होल्ड के पास रेफ्रिजरेशन है, चाइना में 94% और इंडिया में अभी भी 18%। स्मार्टफोन यूजर्स की बात करें तो यूएसए 83%, चाइना 54% एंड इंडिया 37%। स्मार्टफोन्स, फोन्स नहीं, स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं हम। इंटरनेट यूजर की बात करें तो यूएसए 95%, चाइना 60 एंड इंडिया 58। तो टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंटरनेट यूजर्स की जब हम बात करेंगे और स्मार्टफोन्स की बात करें, टोटल पॉपुलेशन की बात होगी। और ऊपर की चीजों की हम बात करेंगे तो हाउस होल्ड होल्ड की बात, ये डिफरेंस इसमें रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमसे जो आगे इकॉनमी खड़ी है उनसे हम किन किन चीजों में हमारी स्पेंडिंग अभी कम है, जो कि बिल्कुल चेंज होगी। ये आप आज का फिगर देख रहे हैं, अगर आप 3 साल पहले का निकालेंगे तो इंडिया के सामने जो परसेंटेज लिखे हुए हैं वो पहले से आपको कम मिलेंगे। और ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे परसेंटेज भी हमारा बढ़ना शुरू होगा। जैसा कि हमेशा बात करते हैं कि स्पेंडिंग हैबिट्स हमारी चेंज होंगी, जब एक बार हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो हम इन्हीं सब चीजों पे जाते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले कितने लोगों के पास आपके आसपास एयर कंडीशन हुआ करता था, और आज वो संख्या में बढ़ोतरी है कि नहीं है। और आज वो लोग, हर लोग ये इस बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं कि मुझे भी एयर कंडीशन लगाना है, जबकि आज से 5 साल पहले ये एक बड़ा ही अलग तरीके से देखा जाता था। तो ये पैटर्न एक चेंज होता है, और किसी भी राइजिंग इकोनॉमी में ये होना स्वाभाविक है। सो वी आर स्टिल वे बिहाइंड फ्रॉम मेजर इकोनॉमी इन स्पेंडिंग। स्पेंडिंग में अभी अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और लग्जरी स्पेंडिंग में सी मेजर अपसाइड विद राइजिंग इनकम, जो कि हमेशा हम बात करते आए हैं अपने सारे सेशंस में। और इट क्रिएट्स मेजर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स। मतलब इस चीज का वैसे काम चल भी रहा है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं इतनी सारी। आउटबाउंड ट्रिप्स का मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करता हूँ मैं आपके हिसाब से, या फिर ऑटो की बात हो गई, तो चाहे वो ईवी हो या फिर कन्वेंशनल व्हीकल्स हो, एक बार पैसे सबके हाथ में आने शुरू होंगे तो बिल्कुल लोग वहां पे जाएंगे ही जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा इसमें बदलाव आप देख सकते हैं आगे जाके। और ये अचंभित करने वाला नहीं होगा, ऐसा हरदम हर हर राइजिंग इकोनॉमी में ऐसा हुआ है, और हमारे यहाँ भी बिल्कुल होना चाहिए। फिर हम जॉब क्रिएशन का डेटा देखते हैं कि जॉब क्रिएशन का डेटा में क्या चेंजेस आए हैं। तो सम नोटेबल चेंजेस हैज बीन इन द जॉब क्रिएशन डेटा इन द कंट्री। सो आप क्या देखेंगे कि आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है। तो 2021 में जितना जॉब क्रिएट हुआ था इंडिया में, उसका आप देख रहे हैं कि 2.75 जॉब जो है क्रिएट किए गए 21 में। और फिर 22 में 29.48, 23 में 37.6, एंड फिर 24 में 46.3। इस तरह से जॉब क्रिएट हुए हैं। साइड में ईयर ऑन ईयर चेंजेस है कि कितने परसेंट जॉब पिछले साल से ज्यादा क्रिएट किए गए, सामने आपके बगल में फिगर दिख रहा है। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का फिगर है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे
मैन्युफैक्चरिंग में एंड सर्विस में। पहले मैन्युफैक्चरिंग में ना जॉब ज्यादा क्रिएट कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम ना सर्विस इकॉनमी थे, हम मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी नहीं थे। बट अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो पेस ऑफ जॉब जनरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। 5.8, 12.9, 18.4। और ऐसा नहीं कि सर्विस में हम जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई जाके आपका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा अप हो रहा है किस तरफ, तो आप यहाँ पे सर्विस में थोड़ा मॉडरेट हो रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में जो हमारा जॉब क्रिएशन है, हालांकि अभी भी काफी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो वही है, बट जो पेस है क्रिएट करने की थोड़ा सा वो मॉडरेट होता चल रहा है। 30.5, 27.5 एंड 23.1। इससे क्या हम देख सकते हैं कि सर्विस आर मेजर जॉब क्रिएटर विथ डिक्लाइनिंग पेस। मतलब अभी भी सर्विस सेक्टर जो है मेजर जॉब क्रिएटर है, बट उसका पेस पहले की तरह नहीं है, थोड़ा उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग जॉब हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग पेस। तो हम जॉब भी क्रिएट कर पा रहे हैं, और पिछले साल की तुलना में हमारा पेस भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा परसेंटेज में हम क्रिएट करते जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी एक बार कवर किया था कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी टू गो फ्रॉम प्रेजेंट 17% टू 25% इन कमिंग ईयर। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही टारगेट है कि जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग, हमारा अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 17% है, जो कि पहले और कम था। उसको कमिंग ईयर्स में हम 25% पे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आते हैं कुछ मीडिया बाइट्स की तरफ। सो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मिस्टर वी अनंथा नागेश्वरन। इनका स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, ये काफी रिसेंट स्टेटमेंट है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स in 20 was 5.3 lakh crore. In 23 it has risen to 20.6 lakh crore, which is almost four times. So the private sector has had an excellent run, which is good for them, and they have great balance sheet now. So now it is time for them to come good, or not for the sake of economy, not for the sake of government, but for their own sake. मतलब ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जैसे आप हमेशा देखते रहते हैं कि जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो काफी कितने हमेशा मंथ ऑन मंथ अब कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के सेम मंथ से, तो बढ़ते जा रहा है परसेंटेज में। तो यही उनका कहना है कि 23 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था उसमें 4 टाइम्स का इंक्रीज देखा गया उससे 3 साल पहले की तुलना में। तो ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए या ना इकोनॉमी के लिए इस इकोनॉमी पे पैसे खर्च नहीं करें, वो अपने लिए खुद करें, क्योंकि ये इकोनॉमी बड़ा अच्छा कर रही है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। मतलब ये एक हमारा कॉर्पोरेट, जो मैं बात करता हूँ हमारा जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो कितना बढ़िया है, पहले ही बोल चुका हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि उसको ये सेकंड कर रहे हैं बोलते हुए। तो अगर हम बात करें तो ये टेलीकॉम मिनिस्टर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें बोला था उन्होंने कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अरुण ने भी जब एक बार सेशन किया था हमारा तेजस नेटवर्क का, वो कुछ कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं। तो 12 मंथ में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, 100% कवरेज कह रहे हैं। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 24,000 विलेज इन द कंट्री डेट स्टिल नीड सैचुरेशन। और उसके बाद कह रहे हैं कि वुड सून इंटर द रीजन विद द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ और चीज की बात करूं तो ये आपके सामने जो राइट साइड में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये है जो एक पहले भी कभी एक फर्स्ट या सेकंड सेशन में हमने इसको कवर करा था कि हमारे पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं 2030 तक, जिसमें आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, एग्री एंड एलाइड प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात हुई है वहां पे। तो अभी हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग मिनिस्ट्री को टारगेट क्या दे रखा है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो क्या क्या स्कीम्स लेके आते हैं, क्या क्या बूस्टअप करते हैं, वो अलग बात है, बट टारगेट कम से कम गवर्नमेंट ने बड़ा रखा है। इसमें आप अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स को वही मैन्युफैक्चरिंग में ही आ जाएगा, तो देखेंगे वो लगभग 4 टाइम्स का जंप दिख रहा है आपको। टेक्सटाइल को देखेंगे 3 टाइम्स का जंप जंप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मेजर शिफ्ट दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो जो नीति आयोग, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जो नीति आयोग की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें मैक्सिमम जो सीएम थे उनका कहना था कि वाटर क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड टूरिज्म, व्हाट सीएम सेड एट नीति आयोग मीटिंग। मतलब हमारे लिए इसमें काम की चीज क्या है, वाटर क्राइसिस और टूरिज्म, इसके बारे में ज्यादा बातें हुई थी कि कैसे टूरिज्म को अलग अलग स्टेट जो है कैसे और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इंटर स्टेट, और वाटर क्राइसिस कैसे चल रहा है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूटी में, उस पे सॉल्यूशन पे कैसे काम हो।
तो आप आर्टिकल सर्च करेंगे आपको तो मिल जाएगा पूरा पढ़ने के लिए, उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। कुछ फर्दर मीडिया बाइट्स की मैं बात करूं तो ये डेटा सेंटर के बारे में बात हो रही है कि आप देखिए कि इंटरनेट यूजर्स कितने कितने हैं। आप यूरोपियन यूनियन में देखेंगे 90, यूएसए में 92, चाइना में 76, एंड 63% जो इंटरनेट यूजर है टोटल पॉपुलेशन का, इसमें इतने लोग इंटरनेट को यूज करते हैं टोटल पॉपुलेशन में। मोबाइल डाटा आप देख सकते हैं कैसे खर्च का पैटर्न है। इंडिया, चाइना काफी ज्यादा पर मंथ मोबाइल डेटा के यूजर हैं। और डेटा सेंटर्स हमारे पास जो है पर मिलियन 1 मेगावाट पे कितने हमारे पास डेटा सेंटर हैं, तो आप देख सकते हैं 12, 51, 4 और 1, कितने नीचे हैं हम। फिर डेटा सेंटर कैपेसिटी किसके पास कितनी है। ईयू में देख लें, सबसे ज्यादा यूएसए में है 15930, ईयू में 83, चूंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं तो वहां पे ज्यादा लगेंगी आपको, और थोड़ा डेवलप्ड भी है हमसे। चाइना अभी जाके डेवलप हुआ है तो भी उसके पास एक सब्सटेंशियल पोर्शन है उसके डेटा सेंटर का। हम डेटा सेंटर में कहाँ खड़े हैं। और जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अपने डेटा को सिक्योर करेंगे, इसी कंट्री में रखेंगे, तो कितना बड़ा पोटेंशियल आपको दिखता है इस पॉपुलेशन को देख के, मोबाइल डाटा के खर्च करने के पैटर्न को देख के। कितना बड़ा मतलब हम पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन को मिला देंगे तो वो आपको 90% दिखेंगे। मोबाइल डाटा उनके 90% यूजर यूज करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन मिला के भी हमारे आसपास नहीं पहुंचेगी। तो परसेंटेज में देखेंगे तो हम ज्यादा लगेंगे उनसे हमेशा। चाइना से आप कंपेयर करेंगे तो चाइना के आसपास का पॉपुलेशन हमारा है, खर्चा भी हमारा उनके आसपास का मोबाइल डाटा का खर्चा है उस हिसाब से। जबकि चाइना भी अभी डेटा सेंटर में पीछे है। तो कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नियर टर्म में दिख रही है आपको, कंपेयर करके आप देख सकते हैं। देन आप जो मैं बात करते रहता हूँ कि पावर जो है वो एक मेगा ट्रेंड का थीम है, वो मैं क्यों कहता हूँ। अब देखिए इसमें कि पहले मैं एक और चीज ले लेता हूँ, तो ये रहा आपके सामने, इंडिया विल हैव टू इन्वेस्ट एज मच एज $385 बिलियन टू मीट इस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि रिन्यूएबल में हम 500 गीगावाट करने की कोशिश करेंगे, और काफी जोर शोर से उस पर काम हो रहा है। ठीक है, जो कि 2022 में 175 गीगावाट का टारगेट रखा था, जो कि हम हमसे मिस हो गया था। तो ये तो 500 गीगावाट टारगेट केवल रिन्यूएबल से है। जबकि जो हमारी पीक डिमांड होगी 2032 तक, वो लगभग 900 गीगावाट के आसपास होगी, और 30 तक भी हमें लगभग 800 के आसपास गीगावाट का कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाहिए। तो अभी हम कहाँ हैं, तो अभी जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारे, ये मैंने पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट से अभी 30 मिनट पहले कट किया है, 30 सितंबर 24 तक का अपडेट डेटा है, जिसमें हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आप देखें यहाँ पे, अगर ये ऑल इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे लास्ट में, डेट इज 452,694.82, यानी 452 गीगावाट आज के दिन में है। यहाँ से हमारी कैपेसिटी डबल होनी है, और इसमें से हम कितना कर पा रहे हैं रिन्यूएबल में, तो 154,529, 154,529, यहाँ देखें आप। तो जो 500 का टारगेट है वो अभी भी यहाँ से 3 टाइम्स ऊपर है, 3 टाइम्स से ज्यादा ही ऊपर है। तो इतना काम होने के बाद भी सोलर में, विंड में अभी हम काफी ज्यादा पीछे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि इस तरफ काफी बड़ा कैपेक्स हो। फिर एक और सेक्टर है जहाँ पे जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना था कि इंडियाज ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन ऑफर्स $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब हम चाहते हैं कि हम एनर्जी न्यूट्रल हो, एक टाइम हमारा आए मे बी नेक्स्ट डिकेड में, तो उसके लिए हमें हमारी जो ऑयल पे और एनर्जी पे, गैस पे जो डिपेंडेंसी है, वो बाकी लोगों पे कम हो, हम खुद ही अपने यहाँ एक्सप्लोर करें, और अपने यहाँ से ही पेट्रोलियम जो है वो जनरेट करें, एनर्जी जनरेट करें। तो इस हिसाब से जो है खुद उनका कहना है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब देखने के बाद फिर हमें क्या लगता है, एक और चीज जो बीच में रहती है वो है अभी जो रिसेंटली जो सितंबर में गवर्नमेंट ने एनईपी 2032 जो अनाउंस की है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पॉलिसी है हमारी, एनर्जी पॉलिसी है हमारी। ठीक है, उसमें 9.15 लाख करोड़ का खर्चा का प्रोजेक्शन है। ये कहता क्या है इसमें कि हमारा जो आज का जो पावर डिमांड है 2023 में जो था वो 240 गीगावाट था। ठीक है, और हम अभी कहाँ बैठे हुए थे, अगर याद हो आपको, तो ये जो है हमारा जो पीक डिमांड है 2023 तक 458 गीगावाट पहुंचेगा हमारा पावर डिमांड। और हम, एक टाइम ऐसा है कि हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, पावर के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए कि लगभग दो साइड, टू टाइम्स का आप साइड यहाँ से डिमांड में ही दिख रही है आपको। तो पावर कितना बड़ा मेगा थीम है, जितनी कैपेसिटी आज तक लग गई ना, इतना काम होने के बाद, मतलब हमारा जो इतिहास रहा 47 से लेके, या थोड़ा उससे पहले भी कर लें, उस समय तो नेgliजिबल हमारे पास पावर होगा। तो उस समय का जो डिमांड था, अभी का जो डिमांड है, यहाँ से टू टाइम्स हमें 5-6 साल में खत्म, मतलब बनाना है, इंस्टॉल करना है। तो ये कितना बड़ा अपसाइड होगा, जो आज तक काम हुआ 80 साल में, वो अब हमें ये 5-6 साल में करके दिखाना है। ठीक है। उसके लिए ना ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, ट्रांसमिशन क्या होता है कि पावर को अपना ऐसे टावर टाइप देखते होंगे, ऐसे ट्राइगोनल खड़ा हुआ। आप फोटो देखेंगे ट्रांसमिशन गूगल करके मिल जाएगा आपको। तो पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। फिर उसमें उसके अलग अलग वहां से जहाँ से एनर्जी मिल रही है, वायर के थ्रू वहां पहुंचेगा, फिर वहां से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो आगे जाएगा। फिर आगे वो ट्रांसफॉर्मर्स के भी काम आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पूरा वैल्यूएशन अभी हम लंबा टाइम ले लेंगे इसके चलते। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो भी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स यहाँ से भी आगे करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी, जो ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी हमारे पास है, वो सीधा डबल होने वाली है। इंटर रीजनल ट्रांसफर कैपेसिटी, ये क्या होता है कि अभी हम कितना एक बार में पूरा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं पूरा इंफ्रा के साथ, तो वो अभी हम 119 कर पाते हैं। उसको भी हम और बड़ा करना चाहते हैं, ताकि अगर पावर शिफ्ट भी करना हो एक साथ पूरे इंफ्रा के साथ, पूरा बिना लॉस के पावर, तो हम इतना कर पाए। ये उसका मतलब है मोटा मोटा। बाकी बहुत ज्यादा इस पे मैंने कोशिश नहीं की समझने की। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये आप देखिए, हम नए HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम को ऐड करने की बात कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी होगी 33.25 गीगावाट। देन नेशन वाइड कनेक्शन एंड इंटर ऑपरेबल ईवी चार्जिंग नेटवर्क, उस पर भी हम बात करें क्योंकि ईवी आने वाला थीम है। देन NEP विल फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ये भी, ग्रीन हाइड्रोजन भी एक पार्ट बनेगा इसका। फिर हम आते हैं मार्केट ट्रेंड्स पे। ये सब देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, अब मार्केट ट्रेंड्स क्या दिखता है आप, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिखती है आप। यही हमारा मेन फोकस था कि हम कहाँ देखें। सब कुछ समझ लिया हमने। तो टाइम अभी कम है सेशन खत्म होने में, तो कभी भी लॉग आउट होगा तो हम वापस आएंगे। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक मैं कोशिश करता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी, आपने देखा कि 150 गीगावाट, अभी हमें 152 है, हमें 500 पहुंचना है अगले 5 साल में। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देन पावर जनरेशन, आपने पूरी NEP पढ़ ली। NEP में कितनी अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। देखा आते हैं ब्रांडेड कंजम्पशन, जैसे जैसे हमारा राइजिंग इनकम बढ़ रहा है, तो ब्रांडेड कंजम्पशन बढ़ेगा। आपने साफ साफ देखा था AC में, स्मार्टफोन में, ये सब में कैसे हम कम थे, हम आगे निकलने की कोशिश में हम आगे जाएंगे। देन वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे आपने देखा नीति आयोग वाले जो एक सेंटेंस था, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था कि हम वाटर सैनिटेशन पे काफी खर्चा करने वाले हैं, और अलॉटमेंट भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। आप कंपनीज को ट्रैक करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। देन वी आर कमिंग टू ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये तो होना ही है। ट्रेवल टूरिज्म, जो आउटबाउंड ट्रिप की बात मैं कह रहा था कि कितना फर्क है हमें और बाकी इकोनॉमीज में। देन मैपिंग की बात कर रहा था, हालांकि मैंने इसका कोई बाइट्स लिया नहीं, बट मैपिंग भी जो है एक सेक्टर है जिसके बारे में पूरा अपने कंट्री के पूरे जमीन का मैपिंग होना है, ताकि उसका अकाउंटेबिलिटी ठीक से रखी जा सके। देन फाइनेंशियलाइजेशन, मतलब कैसे हम FD से, फिक्स डिपॉजिट से घट के, और फिर अब कैसे हम इक्विटी की तरफ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें जो जो कंपनियां काम करती हैं, जैसे AMC वाले, ब्रोकिंग वाले, उनको कैसे फायदा पहुंचेगा। देन वी कम एट डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर कैपेसिटी मैंने आपको दिखाई कि कितनी बाकी कंट्रीज में है, कितनी हमारे पास है। ठीक है। देन वी कम टू नेक्स्ट मार्केट। तो जो ट्रेंड हमने देखे हैं, अब हम थे हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर ट्रेंड क्यों बढ़ेगा, ये जैसे हमने पहले भी बात की थी, मेडिकल टूरिज्म की बात की थी। और उसके बाद जैसे जैसे हेल्थ केयर एक्सपेंशन होता चल रहा है पूरी कंट्री में, और सब कुछ डिपेंडेंट, बहुत सारी चीज डिपेंडेंट होती है ना राइजिंग इनकम पे। ठीक है। और पेनिट्रेशन कितना है, जैसे टाइम था कि डायग्नोसिस के लिए ना आपको अपने विलेज से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता होगा, किसी किसी डायग्नोसिस के लिए तो आपको कैपिटल आना पड़ता होगा स्टेट के। बट अब वो नहीं है, अब काफी पेनिट्रेशन होता चल रहा है। इलाज भी जो है पहले की तुलना में अफोर्डेबल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ गई है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए काफी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास। तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है एक अच्छा सेक्टर है, जो कि काफी टाइम तक एक बड़े मेगा ट्रेंड में रह सकता है। अगर हम फिर आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैं हमेशा बात करते रहता हूँ,
ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ही 35% के आसपास से ग्रो कर रहा है, और आगे भी 4-5 साल तक तो ऐसा ही दिखता है कि करेगा ही करेगा। ठीक है, रिपोर्ट्स बैकड है इस चीज के लिए। तो जैसे कि बाकी भी आपने देखा कि कैसे एयर कंडीशनर्स में, कैसे स्मार्टफोन में, इस सब में कैसे हम कम है। वैसे ही बात कर लें आप, तो जो कलर टीवी है वो भी है। आप देख रहे होंगे किसी का घर अभी खाली नहीं है जो इस पास कलर टीवी ना हो। बट फिर भी पेनिट्रेशन अगर आप गांव में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं दिखता है। या फिर वो काफी लो एंड टाइप का अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया हुआ टीवी है, तो शायद वो काउंटेड नहीं है उसमें, कि डेटा कलेक्शन में वो काउंटेड हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो काफी पेनिट्रेशन है वॉशिंग मशीन में, फ्रिजेज में, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप थोड़ा सा आगे चलते हो, तो काफी चीजें आपके घर में आज से पहले, 2 साल पहले जो जितने गैजेट्स हुआ करते थे, उससे ज्यादा गैजेट आपके पास आज होंगे। ऐसे भी गैजेट होंगे जिसको आप ना 1 महीने में, 2 महीने में एक ही बार देखते हो, ऐसा भी होता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़नी ही है, पावर की डिमांड भी वैसे ही बढ़ती है, क्योंकि सबको पावर चाहिए। देन कम्स टेलीकॉम। तो टेलीकॉम के बारे में हमने काफी बात कर ली है कि टेलीकॉम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैंने टेलीकॉम मिनिस्टर का पूरा वो कॉन्फ्रेंस भी जो था उसका बाइट था मेरे पास, तो मैंने आपसे शेयर किया। एंड उसके बाद जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका जो एक टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो टारगेट है एक्सप्लोरेशन का, ऑयल एक्सप्लोरेशन का, तो उसमें फिर कितनी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, जो कि इमर्जिंग भी सेक्टर्स हैं, उसको इमर्जिंग भी कह सकते हैं, या फिर आपको मेगा ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे पावर कह लें, रिन्यूएबल कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कह लें। ठीक है, फिर ब्रांडेड कंजम्पशन कह लें, तो ये चल रहा है पीछे से ही। कुछ कुछ सेक्टर इसमें या तो स्टार्ट हो रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ये सेक्टर्स एटलीस्ट कम से कम फ्लेवर में रहने वाले। देन ये सब कुछ हमने देख लिया, समझ लिया कि क्या कैसे क्या क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर में, हमारे इन्वेस्टिंग बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं आगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी इस चीज को। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या प्लान है, वो देख लिया हमने। फिर हमने ये देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि अभी जिस सिनेरियो में हम हैं, तो फेड ने रेट कट किया है, और आरबीआई ने अपने लास्ट मीटिंग में फेड अपने रेट को अनचेंज रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब हमारा जो बैंकर है, जो नेशनल बैंकर है, वो ऑलरेडी देख रही है कि हम कंट्रोल्ड मतलब सिनेरियो में है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नहीं है। रेट कट होने का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो फेड ने रेट कट किया क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का टारगेट बिलो 2% रहता है। हमारे इन्फ्लेशन का टारगेट पहले 4 से 6 था, बट अभी आगे हम बढ़ेंगे तो अभी टारगेट रखा है कि 4 से नीचे लेके आएंगे। बट विल स्टिल, हम 4 से ऊपर हैं, बट जो पहला हमारा टारगेट था 4 से 6 का, उसके बीच में है। आगे हमारा टारगेट 6 4 के नीचे रखने का है। तो आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है, रेपो रेट बरकरार रखा है। लेकिन अगर फेड आगे भी रेट कट करता है, जिसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट घटने के चांसेस हैं। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो फिर क्या होता है आप देखिए, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से इन्वेस्टिंग करते हैं, सेक्टर्स ढूंढते हैं, तो और भी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करेगी। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो तो है ही, मार्केट वैल्यूएशंस भी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको रखा नहीं। हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में फिर क्या होगा, कि पहले भी मैं शो कर चुका हूँ पहले कभी किसी क्लास में। तो व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स, जब इंटरेस्ट रेट जब घटाते हैं तो इन्फ्लेशन घटता है। तो ये उस टाइम का इन्फ्लेशन रेट रहा होगा 4.25, तो वहाँ लिखा हुआ है, हैंड रिटेन नोट है ये। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो रिटेल इन्फ्लेशन वो भी नीचे गिरेगा। तो फिर रेपो रेट जो है उसको नीचे जाना है। फिर जब ये सब, जब रेट्स नीचे जाएंगे, तो जो बोरोइंग होगी, मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी जो बोरोइंग होगी, अगर वो चाहे तो उनको, अगर बोरोइंग करके चाहते हैं एक्सपेंशन करना, तो वो सस्ता पड़ेगा। तो अगर बोरोइंग करेंगे लोअर रेट पे, तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो सस्ता लगेगा। तो फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, सस्ते ब्याज पे लोन मिलेगा। तो फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे डेट लेके। फिर जब कम रहता है इंटरेस्ट रेट, तो कंज्यूमर जो है, ठीक है, उसका भी जो डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन कम रहेगा तो सामान सस्ते होंगे मार्केट में। सामान जब सस्ते होंगे मार्केट में, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसकी मैं बात करता हूँ, जो एसेंशियल इनकम जो नहीं है, डेट इज डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम डिस्पोज कर देते हैं। 2 तरह के इनकम है, एक एसेंशियल है, एक डिस्पोजेबल है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है, सस्ते मार्केट में आदमी ज्यादा खर्च करता है।
अगर आप खाना खाने जाएं किसी रेस्टोरेंट में, आपको लगे कि अच्छा खाना भी है और दाम भी वाजिब है, आप ज्यादा खा लेंगे। लेकिन आप खाना खाने जाए, लगे कि यार दाम ज्यादा ले रहा है, तो आप ना जितना हो सके कि काम चल जाए मेरा, उतना खा के चले जाएंगे। तो उस तरह से स्पेंडिंग जो है ज्यादा होती है लोअर इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में। ठीक है। और कॉर्पोरेट तो लोन लेते ही हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम भी लोन लेना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। लगता है कि ठीक है, इतना कम ब्याज पे क्या ही मिलेगा, ले लेते हैं। ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन कम रहता है, एक्सपेंशन होता है, और वो कम रेट पे, कम ब्याज दर पे एक्सपेंशन होता है, तो क्या लगेगा कम? आपका आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। तो उससे क्या, कंपनी जो है ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, क्योंकि जब ज्यादा आप ब्याज दे रहे होंगे तो प्रॉफिट ही घटेगा ना आपका। कम ब्याज दे रहे होंगे तो एक्सपेंशन भी हो जाएगा आपको, आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी कम रहेगा। उससे क्या होगा? ईपीएस इंप्रूव होगा, और जब ईपीएस इंप्रूव होगा तो क्या होगा? स्टॉक प्राइजेस राइज। ठीक है। So happy investing from my side. And with this, I conclude this session. If you have any doubt, you can come across.